गुड मॉर्निंग क्लास 12। ये आपका नेक्स्ट चैप्टर है। देखो, इससे पहले वाला जो चैप्टर था वो आपका नेटवर्किंग वाला चैप्टर था। काफ़ी बड़ा चैप्टर था, इसमें 2 महीने लग गए आपके लगभग, या 1.5 महीने कह सकते हैं। अच्छे खासा टाइम उसमें लग गया क्योंकि वो काफ़ी बड़ा चैप्टर था। पुरानी बुक में वो चैप्टर 2 या 3 पार्ट में डिवाइडेड था, लेकिन नई वाली बुक में वो सिर्फ एक ही पार्ट में है। तो वो पूरी एक यूनिट है। वो चैप्टर तो है ही, लेकिन वो पूरा एक यूनिट आता है। 3 यूनिट है आपके लिए। एक यूनिट आपकी पाइथन वाली है, एक यूनिट आपकी नेटवर्किंग वाली है और एक यूनिट आपकी डेटाबेस वाली है, मतलब MySQL वाली। तो नेटवर्किंग वाली यूनिट आपकी कंप्लीट हो गई है, जिससे आपको 10 मार्क्स का आता है। अब स्टार्ट करेंगे इसके बाद से हम लोग पाइथन वाली यूनिट। पाइथन वाली यूनिट में स्टार्टिंग में 2 चैप्टर जो हैं वो है पाइथन रिवीजन टूर। ठीक है, पाइथन रिवीजन टूर का मतलब ये है कि जो भी 11th में आप लोगों ने पढ़ा था पाइथन में, वो सारा कुछ जल्दी जल्दी रिवाइज कराया जाएगा। स्टार्टिंग के 2 चैप्टर हैं, चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2। पाइथन रिवीजन टूर पार्ट 1 है, पार्ट 2 है। ठीक है, तो वो दोनों चैप्टर आपका एक साथ कंटिन्यूएशन में इसी महीने में आप लोगों का लगभग 20 दिन अभी बाकी हैं, तो 20 दिन में हम ये इस महीने में उसे कंप्लीट कर लेंगे। सितंबर तक वो दोनों चैप्टर आपके कंप्लीट हो जाएंगे, सितंबर एंड तक। ठीक है, उसके बाद से आपका क्लास 12 का मेन पाइथन स्टार्ट होगा, जो कि क्लास 12 वाला पार्ट है। अभी जो भी बताएंगे वो क्लास 11th वाला ही पार्ट है। उसमें कुछ चीज़ें ऐड ऑन होंगी जो क्लास 11th में थोड़ी सी उसमें ऐड ऑन भी रहेंगी, 2-4 चीज़ें। इसीलिए मैंने कहा था कि जो कॉपी आपकी है उसे आप लोग उसको फेंके नहीं, उसको संभाल के रखें, क्योंकि स्टार्टिंग के 2 चैप्टर तो उसी कॉपी से ही हैं। सारी चीज़ें नहीं हैं, लेकिन जल्दी जल्दी उसमें काफ़ी सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। सारी चीज़ें आप लोग पहले भी पढ़ चुके हो, लेकिन थोड़ा सा उसको रिवाइज इसलिए कराते हैं क्योंकि वो बहुत दिन हो गए हैं। तो ये जो आपकी ये जो नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट हो रही है, ये आपकी लगभग नवंबर में एंड होगी। इसमें आपके 6-7 चैप्टर आएंगे, जिसमें 2 चैप्टर तो इसी महीने एंड हो जाएंगे। बाकी क्योंकि वो पहले आप पढ़ चुके हो, बाकी के जो नए नए चैप्टर हैं वो 15-15 दिन करके धीरे धीरे करके उसको कवर करेंगे। इस यूनिट से जो पाइथन वाला पार्ट है, इससे 40 मार्क्स का आता है। ठीक है, 40 मार्क्स में क्वेश्चन तो ज़्यादा 60 मार्क्स के होंगे लगभग, क्योंकि ऑप्शनल भी होते हैं, लेकिन टोटल 40 मार्क्स का इससे कवर होता है। और सबसे डिफिकल्ट वाला पार्ट यही है। नेटवर्किंग भी इजी है, डेटाबेस भी इजी है। डेटाबेस से भी ज़्यादा नहीं आता, 20 मार्क्स का ही आता है। नेटवर्किंग और डेटाबेस से आप 30 मार्क्स ही कवर कर सकते हो 70 में, लेकिन ये पूरा 40 मार्क्स का है, तो इसमें मेजर पार्ट आता है। तो स्टार्टिंग के 2 चैप्टर पहले स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग के 2 चैप्टर पाइथन रिवीजन टूर 1 है और टूर 2 है। तो ये पाइथन रिवीजन टूर हम एक ही में बता देंगे दोनों को, दोनों अलग अलग बताने से कोई अलग वो मतलब नहीं है। ठीक है, तो एक कंटिन्यूएशन में पूरा एक ही में कंबाइन करके बता देंगे, जिससे वो नोट्स में भी एक ही में रहेगा। मतलब वो 2 चैप्टर अलग अलग जो है उनको एक में समराइज़ करके बताया जाएगा। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं पाइथन का। सब सारी चीज़ें जो आपने पहले पढ़ी हैं वो सब बताई जाएंगी, लेकिन बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बताएंगे। जैसे जैसे भाई पहले उसको पढ़ाने में पूरा साल निकल गया, अब वही सारी चीज़ें हैं, लेकिन वो सारी चीज़ें आपको एक बार जल्दी जल्दी रिकॉल कराई जाएगी, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा नहीं आता है, लेकिन 4-5-6 नंबर का 7 नंबर का आ सकता है। पुराने से ही थोड़ा बहुत दे सकते हैं, क्योंकि वो दोनों चैप्टर हैं कोर्स में, तो पुराना वाला भी आ सकता है। आता है, मतलब ऐसा नहीं आ सकता नहीं है, आता ही है कुछ ना कुछ पुराना चीज़ों में भी, 1 मार्क्स में 2 मार्क्स में, इस तरह से, या थोड़ा बहुत कोडिंग करेक्शन में जो आते हैं क्वेश्चन उसमें आ सकते हैं। तो जल्दी जल्दी इसको सिर्फ समझ लो, पुराना जो 11th में आपने पढ़ा है, ये 2 चैप्टर उसी का रिवीजन है, उसी का ओवरव्यू। ठीक है, बुक आप लोगों ने नहीं खरीदी है तो खरीद लें, क्योंकि बिना बुक खरीदे काम नहीं चलने वाला है। ये क्लास 12th है, 11th में तो चलो काम चल गया, लेकिन प्लीज़ आप लोग बुक खरीद लें। मैंने आपको बताया भी है कहाँ से खरीदनी है, तो उससे ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी क्या चीज़ें कैसे कैसे बताई जा रही हैं। ठीक है, चलो इसको चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले स्टार्टिंग सी है, तो स्टार्टिंग से बता रहे हैं। पाइथन सबको पता है, पहले से भी आप लोग पढ़ते आ रहे हो, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका यूज़ बहुत सारे बड़ी बड़ी वेबसाइट्स में, बहुत सारे बड़े बड़े सॉफ्टवेयर्स में किया जाता है। फेसबुक में, यूट्यूब में, जिस यूट्यूब के थ्रू आप लोग पढ़ रहे हो, ये यूट्यूब में भी पाइथन का यूज़ हुआ है, और इंस्टाग्राम में, इन सब में पाइथन का यूज़ होता है। पाइथन का यूज़ करके वो पूरा इंटरफेस उनका डेवलप किया गया है। ऐसा नहीं कि सिर्फ वही यूज़ हुआ है, बहुत सारी एक बड़ी वेबसाइट को बनाने में या एक बड़े ऐप को बनाने में बहुत सारी चीज़ों का यूज़ होता है, तो उसमें से एक पाइथन। तो 3-4 ऐसे बड़े बड़े आपके फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, जो आज के टाइम में बहुत यूज़ हो रहे हैं, इन सब में पाइथन का यूज़ होता है। पाइथन का यूज़ करके ये सारी डेवलप की है। देखो, ये पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं, बहुत ज़्यादा पुरानी का मतलब जैसे बहुत सारी सी की लैंग्वेज है, सी है, C++ है, ये 1972 में डेवलप हुई थी। इंडिया में बहुत बाद में आई और बाद में उसकी पॉपुलैरिटी गेन हुई, तो उसके मुकाबले ये बहुत ज़्यादा पुरानी है। 1990 में ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप। देखो, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो भी आप आज तक पढ़ते आ रहे हो, इसमें बहुत पहले डेवलप हो गई थी, लेकिन बहुत सारा उस समय कंप्यूटर की फील्ड्स इतनी ज़्यादा वास्ट नहीं थी, कोर्सेज में भी कंप्यूटर नहीं होता था, तो इसलिए उनकी पॉपुलैरिटी उतनी नहीं हुई। जो लोग उस फील्ड से रिलेटेड थे बस उनको पता था।
अब चूंकि कंप्यूटर एज सब्जेक्ट हो गया, भाई हम लोग के टाइम में कंप्यूटर कोई सब्जेक्ट ही नहीं था कोर्स के अंदर, किसी किसी स्कूल में ऑप्शनल चलता था, वो भी बहुत लिमिटेड क्लासेस में, कोर्स का पार्ट वो नहीं था, कोर्स से अलग चलता था। तो बाद में वो सब चीज़ें हुई जब मतलब आगे जो प्रोफेशनल कोर्सेज हैं उनमें कंप्यूटर हर जगह इन्वॉल्व हो गया, तो फर्स्ट को लेकर 12th में भी कंप्यूटर को इन्वॉल्व किया और टाइम टू टाइम उसको चेंज किया। भाई आज से पहले जो आप लोगों से पहले जो क्लासेस रही हैं उन सब ने सी और सी प्लस प्लस पढ़ा है, मतलब CBSE में भी सी प्लस प्लस चल रही है। ये तो पाइथन तो अभी पिछले 1-2 साल से इंट्रोड्यूस हुई है। आप लोग जो ये पढ़ रहे हो ये समझो पहला बैच है पाइथन पढ़ रहा है। उससे पहले पाइथन ऑप्शनल में थी, चाहे तो सी प्लस प्लस हो या तो पाइथन लो, लेकिन वो भी 2-3 साल पहले पुरानी। लेकिन अब तो कंपलसरी है, सी प्लस प्लस पूरी तरह से खत्म कर दी गई है CBSE के कोर्स करिकुलम में से, और सिर्फ पाइथन ही पढ़ाई है क्लास 6 से। पिछले साल तो आप लोगों ने 11, 9, 10 से स्टार्ट किया था, आपको नहीं, जो इस समय 10th में है, जो इस समय 11th में है, उनको मैंने 9th में भी पाइथन थोड़ी सी बताई थी, फिर 10th में भी 2 चैप्टर बताए और 11th से उनकी पूरी बुक ही। अब वो क्लास 6 से पाइथन स्टार्ट हो रही है। इस समय जो बुक लगी हुई है कि आपके स्कूल में क्लास 6 से ही पाइथन, वहाँ से पूरा वो हटा दिया गया है क्यूबेसिक पहले चलती थी, आप लोगों ने पढ़ी हुई है, तो क्यूबेसिक हटाकर पूरी पाइथन इंट्रोड्यूस कर, क्योंकि अब उसका यूज बढ़ेगा आने वाले में। ठीक है, 1999 में यूडो वैन क्रॉस, बस नाम याद रखो, बहुत ज़्यादा वो नहीं है, मान लो वाइवा में पूछ लेते हैं, अगर कोई क्या कहते हैं खुरापाती एग्जामिनर आ गया तो कह देगा पाइथन कब डेवलप हुई थी, किसने पाइथन को डेवलप किया, ये नाम बताओ। हालांकि उससे कोई लेना देना नहीं है बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो किसने डेवलप की वो इम्पोर्टेंट नहीं है, कितनी आती है वो इम्पोर्टेंट, कितनी नॉलेज आती है वो इम्पोर्टेंट है। डेवलपमेंट किसने कौन सी लैंग्वेज डेवलप की उतनी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, लेकिन फिर भी सिर्फ नाम के लिए याद रखो, क्योंकि एग्जामिनर ऐसे होते हैं कोई कि बच्चे जवाब नहीं दे पाते तो बहुत डिटेल में अंदर वो घुसने लगते हैं। ठीक है, तो उसी तरह से इसको डेवलप करने वाले थे यूडो वैन क्रॉस, बस एक नाम याद रखो कि इस तरह का कुछ नाम है, तो ये उन्होंने डेवलप। बाकी अब आते हैं आपके मेन पाइथन। देखो पाइथन में सबसे मेन चीज होती है टोकन्स। टोकन्स वो होते हैं, मतलब जो भी, अगर एक छोटा सा पाइथन प्रोग्राम जिसमें यहाँ लिखा हुआ है, ये छोटा सा पाइथन प्रोग्राम लिखा हुआ है, इस प्रोग्राम में जितनी भी चीजें आती हैं लिखनी, चाहे वो ये हो जितनी भी चीजें इन्वॉल्व होती हैं, ये सब आते हैं टोकन्स में। मतलब सबसे सिंगल यूनिट ऑफ एनी प्रोग्राम। टोकन्स की सीधी सीधी जो डेफिनेशन होती है वो ये होती है कि स्मॉलेस्ट यूनिट इन अ प्रोग्राम इज नोन एज टोकन और लेक्सिकल यूनिट। स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन अ प्रोग्राम इज नोन एज टोकन। मतलब जो किसी भी प्रोग्राम की सबसे छोटी यूनिट जो भी तुम उसको मान लो, जिसमें प्रोग्राम में जितनी चीज़ें हम यूज करते हैं वो सारी चीज़ें हैं अलग अलग, लेकिन वो आती एक ही कैटेगरी में है, टोकन। ठीक है, जैसे आप लोग बाइनोमियल ट्राइनोमियल पढ़ते हो, मोनोमियल बाइनोमियल ट्राइनोमियल, उन सबको एक कैटेगरी में समराइज किया जाता है। पॉलिनोमियल में सारे के सारे एक कैटेगरी में आते हैं। पॉलिनोमियल में तो सेम उसी तरह की जितनी भी चीज़ें यहाँ पे, सब चीज़ें अलग अलग है, सबके नाम अलग अलग है, कोई कीवर्ड है, कोई आइडेंटिफायर है, कोई लिटरल है, कोई ऑपरेटर है, कोई पंक्चुएटर है, ये सारे इसमें अलग अलग है। टोकन्स के कई पार्ट हैं, कुछ उसमें कीवर्ड्स होंगे, कुछ आइडेंटिफायर्स होंगे, कुछ लिटरल्स होंगे, कुछ ऑपरेटर्स होंगे, कुछ पंक्चुएटर्स होंगे। ठीक है, लेकिन वो सब जो आते हैं वो एक कैटेगरी में आते हैं जिसको बोलते हैं टोकन। इस छोटे से प्रोग्राम के अंदर सबको डिस्क्राइब किया गया है। इसमें कुछ पार्ट ऐसे दिए गए, फॉर है, इन है, इफ, ये सब कीवर्ड्स हैं। ठीक है, इसी तरह हर चीज को अलग अलग डिस्क्राइब किया गया है। इसी तरह मैंने पूरा नहीं बनाया कि पहले इसको मिटा के फिर इसको आगे बनाएंगे। बुक में भी आपकी एग्जैक्ट यही फिगर बनी हुई है। तो कोई भी जो प्रोग्राम है उसकी कोई भी यूनिट, कोई भी पार्ट, कोई भी छोटा सा छोटा जो डॉट भी लगा हुआ है, कोई कॉमा भी लगा हुआ है, कोई सेमीकोलन भी लगा हुआ है, इक्वल टू का साइन भी लगा हुआ है, ये सब को बोलते हैं टोकन्स। टोकन्स के अपने टाइप हैं, कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर, लिटरल, ऑपरेटर्स, पंक्चुएटर, ये सारे जो होते हैं ये सारे के सारे टोकन्स हैं। लेकिन ये सारे अलग अलग हैं। किसी भी प्रोग्राम के अंदर ये सारी चीज़ें होंगी, कीवर्ड्स भी होंगे, आइडेंटिफायर्स भी होंगे, लिटरल्स भी होंगे, ऑपरेटर्स भी होंगे, पंक्चुएटर, या तो सारे होंगे या उसमें से एक आध कम भी हो सकते हैं। एक लाइन का प्रोग्राम बना है तो बहुत कम चीज़ें होंगी, लेकिन इनका होना निश्चित है। तो मतलब ये प्रोग्राम की सिंगल यूनिट जो होती है, छोटी से छोटी जो यूनिट होती है, उसको बोलते हैं हम टोकन्स। देखो बोर्ड पे, देखो बोर्ड पे मैंने सबको अलग अलग डिफाइन किया है। देखो कीवर्ड्स कौन कौन से हैं। कीवर्ड्स इसमें जो स्पेशल वर्ड्स होते हैं जिनकी अपनी स्पेसिफिक यूज़ होता है किसी भी प्रोग्राम के अंदर, उसको बोलते हैं कीवर्ड। जैसे फॉर है, इन है, इफ़ है, ये सारे कीवर्ड्स हैं क्योंकि इनकी अपनी स्पेशल मीनिंग होती है, इनका इतना स्पेसिफिक यूज़ होता है। इसको पहले से डिफाइन नहीं करते हैं, ये प्री डिफाइंड होते हैं।
इनको हमको फॉर लूप लगाना है तो हमको फॉर का यूज़ करना होगा, हमको इफ़ का यूज़ करना है तो हमको इफ़ स्टेटमेंट का यूज़ होगा। फॉर लूप लगेगा तो उसमें इन जो है वो कीवर्ड ज़रूर लगेगा। फॉर A1 इज इक्वल A1 इन रेंज दिस, ठीक है। तो ये सारे हमारे होते हैं कीवर्ड्स, मतलब कुछ ऐसे वर्ड जिनकी जो स्पेसिफिक यूज़ होता है उनको बोलते हैं। इनको हम एज अ वेरिएबल नहीं यूज़ कर सकते, हम फॉर नाम का कोई वेरिएबल नहीं यूज़ कर सकते, हम इफ़ नाम का कोई वेरिएबल नहीं यूज़ कर सकते, हम रेंज नाम का कोई वेरिएबल नहीं, रेंज नाम का तो कर भी सकते हैं एक बार, इन नाम का कोई वेरिएबल नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि ये अपने आप में कीवर्ड होते हैं, कीवर्ड एज अ कीवर्ड डिफाइन होते हैं, इनको हम एज अ वेरिएबल चाह कर भी डिफाइन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जो आइडेंटिफायर क्या होते हैं, ये जैसे A1 लिखा हुआ है, यहाँ A लिखा हुआ है, ये A1 यहाँ नीचे भी लिखा हुआ है, ये A लिखा हुआ है, ये सारे हमारे आइडेंटिफायर्स हैं, मतलब वेरिएबल्स समझ लो एक तरीके से। ये वेरिएबल्स हैं जिनको हम यूज़ करके प्रोग्राम का रन कराते हैं। आपने यूज़ सारे किए हैं, नाम में थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, ठीक है। फिर आते हैं ऑपरेटर्स। तो ये ऑपरेटर्स भी क्या होते हैं इनको डिटेल में बताएंगे। यहाँ पर जो ये परसेंट वाला साइन है, जिसको यहाँ पर ये मॉड निकालने वाला प्रोग्राम है, मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि यहाँ परसेंट का साइन परसेंट नहीं होता है, मॉड निकालने के लिए होता है, ठीक है। तो ये परसेंट का साइन जो है, ये जो 2 बार इक्वल का साइन लगा हुआ है, ठीक है, ये सारे आपके ऑपरेटर्स हैं, मैथमेटिकल ऑपरेटर्स हैं सारे। इक्वल का साइन इक्वल का साइन मैथमेटिकल ऑपरेटर नहीं है, लेकिन ये परसेंट का साइन जो आपका है, जिसको मॉडुलस भी बोलते हैं कंप्यूटर की लैंग्वेज में, वो आपके आता है ऑपरेटर्स में। इक्वल वाले साइन आते हैं रिलेशनल ऑपरेटर में। ऑपरेटर्स के भी टाइप होते हैं, लेकिन ये दोनों फिलहाल ये जान लो कि दोनों ऑपरेटर हैं। ये सारा कुछ बताया हुआ है, बस थोड़ा सा एक बार आपको रिवाइज करने के लिए फिर से बता रहे हैं, ठीक है। फिर जो वैल्यूज़ हैं वो आती हैं हमारी लिटरल्स में, 0 है, 1 है, 10 है, जो वैल्यूज़ हमने पास की हैं यहाँ पे, ये सब कुछ हमारी आती हैं। 2 है, ये सब हमारे लिटरल्स में आते हैं। जिनमें भी नहीं भी एरो लगी है वो ऐसा नहीं कि वो पार्ट नहीं। रेंज है, रेंज भी हमारा कीवर्ड होगा, ठीक है। 2 हुआ, 1 हुआ, 10 हुआ, 0 हुआ, ये सारे हमारे लिटरल हैं। पंक्चुएटर्स कौन से होते हैं? ये सेमी कोलन जो होता है, कॉमा जो होता है, कॉमा लगा है 1 और 10 के बीच में, ये कॉमा लगा हुआ है, यहाँ पर सेमी कोलन लगा हुआ है 0 के बाद, फिर वहाँ ऊपर कोलन लगा हुआ है, रेंज के बाद 1, 10, उसके बाद कोलन लगा हुआ है। आपने देखा ही है प्रोग्राम रन कराते समय कि इन चीज़ों की भी उतनी ही ज़रूरत होती है, अगर इनमें से भी ज़रा सी भी गलती हुई तो प्रोग्राम रन नहीं करता है। तो ये सारे भी उतने ही इंपॉर्टेंट होते हैं। वैसे भी आप लोगों ने देखा होगा प्रोग्राम रन कराते समय अगर एक कॉमा भी गलत हो जाता है तो प्रोग्राम रन नहीं होता है। तो उसी तरह से ये सारी चीज़ें भी उतनी ही इंपॉर्टेंस रखती हैं। तो ये सारे जो कॉमा हुए, सेमीकोलन हुए, ये सारे पंक्चुएटर में आते हैं। जो हमारे नंबर्स होते हैं, जो हमारे कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं वो लिटरल्स में आते हैं। जो वेरिएबल होते हैं वो आइडेंटिफायर्स में आते हैं। जो प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई इक्वल टू ग्रेटर देन लेस देन, ये सारे हमारे ऑपरेटर्स में आते हैं। और कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका स्पेसिफिक यूज़ होता है, मतलब उसको एज अ वेरिएबल हम नहीं यूज़ कर सकते। फॉर को, इन को, इफ़ को हम वेरिएबल नहीं यूज़ कर सकते प्रोग्राम में। तो ये सारे हमारे आते हैं कीवर्ड्स, ठीक है। इसके बाद आगे इनको अलग अलग इंडिविजुअली भी बताएंगे कि इंडिविजुअली भी क्या है। देखो ये सब एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन अब क्योंकि चैप्टर का पार्ट है, आपने पहले पढ़ा भी होगा, तो इसको एक बार जल्दी एक्सप्लेन कर रहा है। बाकी एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं, जो हम आपको नोट्स देंगे, उसमें वो क्वेश्चन होंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे होते हैं, या तो प्रोग्राम बनाने को आएगा या फिर प्रोग्राम में करेक्शन करने को आएगा। 2 चीज़ें ज़्यादा आती हैं। प्रोग्राम करेक्शन वाले होते हैं, छोटे छोटे प्रोग्राम कोड दिए होते हैं, उसमें करेक्ट करके बताओ कि इसका सही कोड क्या है, या बताओ कि इसमें मिस्टेक कहाँ पर है। तो बाकी ये सब थ्योरी नहीं आती है, लेकिन वो चैप्टर का पार्ट है, तो बिना इनको बताए वो वाले क्लियर ही नहीं होंगे। तो बेसिक चीज़ें क्लियर होना बहुत ज़रूरी होती हैं। जब बेसिक क्लियर होंगी तो बाकी चीज़ें अपने आप से क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अभी तो आप लोग घर पे हो, तो घर पे आपको प्रोग्राम कैसे रन कराते हैं उसका तरीका मैं आपको बता दूंगा। एक मैं वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको बताऊंगा कैसे आपको कौन सा ऐप इंस्टॉल करना है मोबाइल में, जिसके थ्रू आप अपने ये सारे पाइथन प्रोग्राम रन करा लोगे। ऐप से हो जाते हैं, बहुत इजीली हो जाते हैं, बहुत अच्छा ऐप है, उसमें कोई मिस्टेक भी नहीं है। पिछले साल भी जब मैंने आप सिस्टम पे रन कराए थे प्रोग्राम, तो बहुत बार उसमें गलतियाँ आ रही थी, क्योंकि वो पुराने वर्जन के सॉफ्टवेयर है। लेकिन मोबाइल में जब मैंने ऐप से रन कराया तो उसमें एक भी मिस्टेक नहीं है, क्योंकि बिल्कुल एडवांस है। तो वो मैं आपको बता दूंगा किस तरह से आपको ऐप इंस्टॉल करना है। अभी तो थोड़ा सा 1-2 वीडियो में तो थ्योरी चलेगी थोड़ी सी इनकी, उसके बाद जब प्रोग्राम वाले पार्ट पे आएंगे थोड़ा सा, तो उसमें आपको बताएंगे किस तरह से आपको उसको इंस्टॉल करके अपने कंप्यूटर में मोबाइल में रन कराना है। और बाद में जब स्कूल खुल जाएगा तब तो कोई दिक्कत ही नहीं, तब रेगुलर क्लास चलेगी, तो रेगुलर लैब भी होगी, तब तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन जब तक घर से काम चल रहा है तब तक ये वाला काम, इसीलिए मैंने डेटाबेस वाला चैप्टर नहीं स्टार्ट किया। वो ईजी है, वो इससे ईजी पड़ता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि डेटाबेस वाले के लिए फिर ऐप नहीं है। वो डेटाबेस का जो इंटरफेस है वो अलग तरह का है, जो आप कंप्यूटर पे यूज़ करते हो।
तो अगर उसका ऐप दे भी देंगे तो फिर उसमें कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। उसका ऐप कहीं ना कहीं होगा ज़रूर, हालांकि मैंने यूज़ तो नहीं किया है, लेकिन उसका ऐप आता होगा, लेकिन फिर वो उतनी चीज़ें सही से हो नहीं पाएंगी। तो इसलिए मैंने उसको ये छोड़ उसको बाद में रखा कि पहले पाइथन वाला पार्ट कवर करेंगे, फिर दिसंबर और जनवरी में आपका डेटाबेस वाला पार्ट कवर करेंगे, कि तब तक स्कूल खुल आपके जाएंगे तो मतलब कोई दिक्कत नहीं रहेगी, क्योंकि लैब में जो काम आसानी से हो जाता है वो मोबाइल से उतनी ईजिली नहीं हो पाता। हालांकि ये प्रोग्राम आपके रन हो जाएंगे, इनमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद बारी बारी से इन सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं कि कीवर्ड्स क्या होते हैं, और आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, पंक्चुएटर्स क्या होते हैं, लिटरल्स, ऑपरेटर, सारी चीज़ों को जल्दी जल्दी इसको एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि फिर बहुत टाइम लगेगा। तो ये चैप्टर बहुत वैसे भी थोड़ा सा बड़ा है। देखो अब स्टार्ट करते हैं कीवर्ड्स से। कीवर्ड्स क्या होते हैं? ऐसे वर्ड्स जिनकी स्पेसिफिक मीनिंग होती है प्रोग्राम में, उनको बोलते हैं कीवर्ड्स। जैसे इफ है, इन है, फॉर है, व्हाइल है, एलिफ है, एल्स है। याद है आप लोगों ने सब जो लूप हम लोग बनाते हैं, फॉर लूप बनाते हैं, तो फॉर आई इन रेंज ऐसे करते हैं। ये सारे जो भी अल्फाबेट्स यूज होते हैं, फॉर है, इन है, रेंज है, ये एलिफ है, ये सारे जो होते हैं अल्फाबेट्स, ये सारे हमारे कीवर्ड्स होते हैं। कीवर्ड्स का मतलब इनका स्पेसिफिक यूज है। जब हम इस फॉर लूप को डिफाइन करेंगे तो हम फॉर कीवर्ड का यूज करेंगे, उसमें इन का यूज करेंगे, उसमें रेंज का यूज करेंगे, या अगर हम इफ लूप का यूज करेंगे तो उसमें इफ कीवर्ड यूज होगा। इनको एज अ वेरिएबल हम ट्रीट नहीं कर सकते। देखो नॉर्मली क्या होता है मैथमेटिक्स में, क्या होता है, एक्स वाई जेड करके वेरिएबल हम मान सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी हम कोई भी वेरिएबल मान सकते हैं, कोई भी नेम जो है वो वेरिएबल मान सकते हैं। लेकिन जो वर्ड्स कीवर्ड्स में डिफाइन हो गए हैं, जिनको कीवर्ड्स बना दिया गया है कि ये वर्ड इस लूप में यूज होंगे या इस स्टेटमेंट में यूज होंगे, उनको एज अ वेरिएबल हम ट्रीट नहीं कर सकते। अगर हम उनको एज अ वेरिएबल ले लेंगे तो वो प्रोग्राम जो है वो गलत करने लगेगा। पहले दिखाई देगा कि इफ इज अ कीवर्ड या इज इज अ कीवर्ड। तो ये सारे जितने भी कुछ और है, फॉर है, व्हाइल है, एलिफ है, एल्स है, एलिफ आपने यूज किया होगा, याद है, डेफ करके है, इज भी है, ठीक है। एक्सेट्रा तो ऐसे मैंने लिख दिया बहुत सारे हैं, एक्सेट्रा को समझ लेना, ईटीसी नहीं है उसमें, ठीक है। तो उसमें बहुत सारे हैं, कई सारे आते हैं, ठीक है, बहुत है, ब्रेक है, एसर्ट है, डेल है, एक्सेप्ट है, कंटिन्यू है, ठीक है, यील्ड है, पास है, विथ है, वाइड है, बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं, लोकल है, नॉन लोकल है, ये सारे कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स हैं जिनको हम एज अ वेरिएबल नहीं ले सकते। इन सबको कहा जाता है कीवर्ड्स। इनका अपना स्पेसिफिक यूज है, स्पेसिफिक स्टेटमेंट में स्पेसिफिक तरीके से इसको यूज किया जाता है। इनको एज अ वेरिएबल हम ट्रीट नहीं कर सकते। आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं? जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं वो हमारे आइडेंटिफायर, कोई भी हम मान लो ए को ले लिया, एक्स ले लिया, आई ले लिया, ठीक है, माई फाई नाम का एक वेरिएबल बना लिया, कोई भी अपने नाम से वेरिएबल, मतलब ये नहीं होने चाहिए। नॉन कीवर्ड्स का मतलब उसमें कीवर्ड्स को नहीं यूज कर सकते, हम इफ को नहीं यूज कर सकते, इस को नहीं यूज कर सकते, और को नहीं यूज कर सकते, व्हाइल को नहीं यूज कर सकते, बाकी हम कोई नेम यूज कर सकते हैं, कोई भी चीज यूज कर सकते हैं। जो नॉन कीवर्ड्स होते हैं और बाकी जो भी वेरिएबल एज अ वेरिएबल ट्रीट होते हैं वो सारे हमारे आते हैं आइडेंटिफायर्स, ठीक है। तो आइडेंटिफायर्स में सारे वेरिएबल आते हैं, लेकिन उन वेरिएबल्स में कोई भी वेरिएबल नाम हो, अपने नाम को भी यूज कर सकते हैं, कोई भी स्कूल नाम, इसमें स्कूल है, स्कूल को भी हम एज अ वेरिएबल यूज कर सकते हैं, एक्स वाई जेड कुछ भी से मैथमेटिक्स में यूज करते हैं वैसे इसमें भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ये वाले नहीं, ऊपर वाले में किसी को भी हम एज अ आइडेंटिफायर या वेरिएबल नहीं। आइडेंटिफायर वेरिएबल की चीज समझ सकते हैं, बस उसका यहाँ पर मीनिंग, यहाँ पर नाम बदल जाता है, इसको यहाँ पर इसको आइडेंटिफायर। फिर आते हैं लिटरल्स। लिटरल्स मतलब वैल्यूज। लिटरल्स की जनरल मीनिंग जो है वो वैल्यू है। लिटरल्स में भी दो होते हैं, ठीक है, स्ट्रिंग लिटरल और न्यूमेरिक लिटरल। स्ट्रिंग लिटरल मतलब जैसे हेलो वर्ड वाला प्रोग्राम था, पहला प्रोग्राम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का पहला प्रोग्राम होता है हेलो वर्ड, कि हेलो वर्ड प्रिंट करा के दिखाओ किसी भी लैंग्वेज में। तो हेलो वर्ड जैसे डबल कोट्स में है तो ये एक स्ट्रिंग लिटरल है। डबल कोट्स के अंदर कोई भी चीज अगर हम डाल देते हैं तो वो स्ट्रिंग होती है। ये आप लोग पहले से आप लोगों को काफी क्लियर है इस बात को। तो यहाँ हेलो वर्ड स्ट्रिंग लिटरल है, ये एज अ वेरिएबल ट्रीट नहीं होगा, इसकी अपनी वैल्यू फिक्स है, ये एज इट इज काम करेगा। उसी तरह जितने भी हमारे 0 से लेकर 9 तक जो डिजिट से जो नंबर हमारे बनते हैं वो भी हमारे आप यहाँ पर लिटरल यूज किया न्यूमेरिक लिटरल, क्योंकि वो वैल्यू है, 1 की वैल्यू हमेशा 1 रहेगी, 0 की वैल्यू हमेशा 0 रहेगी। इनको हम लोग अपनी लैंग्वेज में कांस्टेंट कहते हैं। देखो मैथमेटिकल लैंग्वेज में ये है वेरिएबल, मैथमेटिकल लैंग्वेज में ये है कांस्टेंट, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कांस्टेंट ये सब भी माने जाते हैं। जो हमारे कोई वर्ड अगर हमने स्ट्रिंग लिख दी है तो वो भी हमारा हमने लिख दिया है डबल कोट्स में ऐसे एसबी कॉलेज डबल कोट्स में, तो ये भी यहाँ पर हमारा एक स्ट्रिंग लिटरल माना, मतलब ये फिक्स हो गया। इसको हम एज अ वेरिएबल नहीं यूज कर सकते, इसकी कोई वैल्यू नहीं होगी।
जो क्योंकि स्ट्रिंग लिटरल है वो वैल्यू होगी नहीं, स्ट्रिंग के फॉर्म में ही रहेगा। हाँ अगर वही उसमें वैल्यू होती, मान लो हमने कर दिया x इक्वल टू 100, तो यहाँ पर ये है वेरिएबल और ये है ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल मतलब कि यहाँ पर ये आइडेंटिफायर है और ये 100 जो है वो लिटरल है, मतलब न्यूमेरिक वैल्यू, मतलब 100 तो फिक्स है, 100 ही होगा, चेंज थोड़ी ना होगा। मैथमेटिकल लैंग्वेज के हिसाब से अगर कहें तो लिटरल जो होते हैं वो कांस्टेंट जो होते हैं वो हमारे लिटरल होते हैं, और जो वेरिएबल होते हैं वो होते हैं आइडेंटिफायर। देखो यहाँ नाम से बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, यार ये क्या लिखा हुआ है, सोचते हैं कोई नई चीज़ नहीं है, आपने पढ़ी हुई है, लेकिन बहुत बार नाम नहीं पता होता है कि इसको कहते हैं। देखो ऑपरेटर्स में क्या क्या आते हैं, ऑपरेटर्स ये 5-6 टाइप के ऑपरेटर होते हैं, जिनमें से आपको कुछ का आप लोगों को नाम पता है, बाकी उतना ज़्यादा नहीं यूज होता है। ठीक, यहाँ ये रिलेशनल है। ठीक, तो यहाँ पर अरिथमेटिक ऑपरेटर आते हैं हमारे प्लस माइनस मल्टीप्लाई, मैंने बताया मल्टीप्लाई का साइन यहाँ एस्टेरिस्क होता है, डिवाइड में स्लैश यूज करता है, और ये होता है मॉडुलस इसको बोलते हैं। ये परसेंट निकालने, ये सॉरी डिविडेंड निकालने, ये आपका यूज होता है जब डबल एस्टेरिस्क होता है, ये 2 की पावर 3 लिखा हुआ है उसके लिए एक्सपोनेंशियल के लिए, और ये होता है हमारा डिवीजन, ये होता है दोनों डिवीजन है याद, आप लोग याद होगा, ये होता है नॉर्मल डिवीजन, ये होता है फ्लोर डिवीजन। मैंने बताया था बहुत डिटेल में नॉर्मल डिवीजन और फ्लोर डिवीजन में डिफरेंस, जब आगे आएगा तो बता देंगे। ये नॉर्मल डिवीजन के लिए है, ये फ्लोर डिवीजन के लिए मतलब है। फिर कुछ रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं, रिलेशन ग्रेटर देन, ग्रेटर इक्वल, लेस इक्वल, इक्वल। यहाँ पर अगर हमें दिखाना है कोई वैल्यू को फिक्स करना, से इक्वल दिखाना कि 2 = 2, यहाँ ये हमारा आता है अरिथमेटिक ऑपरेटर में। ये डबल इक्वल होता है, ये वैल्यू को फिक्स कर देता है, लेकिन अगर सिंगल इक्वल लगा हुआ है तो सिंगल इक्वल हमारा आता है असाइनमेंट ऑपरेटर। कि अगर हमने x = 2 कर दिया तो मतलब x को एक वैल्यू दे दी गई है 2, अब x की वैल्यू 2 फिक्स हो गई। दोनों में फर्क है, सिंगल इक्वल डबल इक्वल में फर्क होता है। जो हमारा नॉर्मल इक्वल होता है मैथमेटिक्स वाला इक्वल, वो यहाँ पर डबल इक्वल होता है, और जो सिंगल इक्वल होता है उसको बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। वो वैल्यू किसी भी वेरिएबल को वैल्यू देने के लिए उसका यूज करते हैं। ठीक है, इसीलिए देखो सिंगल इक्वल को असाइनमेंट ऑपरेटर की कैटेगरी में रखा गया। एंड और भी लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं, कुछ प्रोग्राम में मैंने आपको कराए थे, कहीं पर इनका यूज हुआ था, याद करना। ठीक है, और कुछ बिटवाइज ऑपरेटर होते हैं जिनका कोई खास यूज तो नहीं है, ऐसा मैंने लिख दिया है जानने के लिए कि जो एंड वाला साइन होता है, ये कैरेट वाला साइन जो होता है, और ये नॉट वाला साइन जो होता है, ये इसको बोलते हैं पाइपलाइन। ये हमारा बिटवाइज ऑपरेटर है, और ये जो है इक्वल टू है और ये नॉट इक्वल, ये जो पूर्ण विराम के साथ आता है इसको नॉट बोलते हैं, नॉट इक्वल टू। ठीक है, ये इक्वल टू के लिए यूज होता है, नॉट इक्वल टू। तो अगर ये इस तरह से पूर्ण विराम के साथ के साइन के साथ इक्वल लगा हो, ये होता है कीबोर्ड जो होता है आप लोगों को यूज भी किया होगा, ध्यान होगा, तो ये नॉट इक्वल के लिए इसका यूज करते हैं। देखो पंक्चुएटर्स क्या होते हैं, कुछ ऐसे सिंबल होते हैं जिनका हम प्रोग्रामिंग में यूज़ करते हैं, अगर इनको हम ना लगाएं तो गलतियां हो जाती हैं, प्रोग्राम में गलती दिखाने लगता है, जो कि जिनकी फिक्स मतलब इनको यूज़ करना हमारा फिक्स है। जैसे हम अगर फॉर लूप डिफाइन करेंगे तो रेंज के बाद डबल हमको छोटे स्मॉल ब्रैकेट यूज़ करना ज़रूरी होता है। वैसे ही जब हम लोग इसका ये क्या नाम है जो लार्ज ब्रैकेट है इसका भी हम यूज़ करते हैं अलग अलग जगह पे, अलग अलग तरह की प्रोग्रामिंग में आप लोगों ने देखा हुआ लिस्ट में यूज़ करते हैं हम लोग इसको। ठीक है, फिर ये जो आपका क्या कहते हैं मिडिल ब्रैकेट होता है, कर्ली ब्रेसेस भी इसको बोलते हैं, ये भी आपका प्रोग्रामिंग में यूज़ होता है। तो बहुत जगह पे इनका भी यूज़ करना पड़ता है, कोलन है, सेमी कोलन है, सब यूज़ होते हैं, तो ये भी हमारे प्रोग्रामिंग का पार्ट होते हैं, इसीलिए इसको हम लोग यूज़ करते हैं। सिंगल बिंदी भी यूज़ होती है और दो वाली बिंदी भी यूज़, इसको कोलन बोलते हैं, इसको सेमी कोलन बोलते हैं। कॉमा आपने देखा है, सिंगल कोट्स से डबल कोट्स है, इसको मैथमेटिक्स में सिंगल इन्वर्टेड कॉमा कहते हैं, डबल इन्वर्टेड कॉमा कहते हैं। तो मतलब ऐसे सिंबल्स जिनका प्रोग्रामिंग में यूज़ होना ही होना होता है, फिक्स होती है, उनको यूज़ करना जरूरी होता है, उनको एक अलग कैटेगरी में रखा जाता है, इनको बोलते हैं पंक्चुएटर्स। ठीक है, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा है, डबल इन्वर्टेड कॉमा है, मतलब सिंगल कोट्स कहती है, डबल कोट्स कह लो, कॉमा कह लो, सेमी कोलन है, कोलन है, दो बिंदु जो होता है कोलन है, ये सारे जो ब्रैकेट होते हैं ये भी जगह जगह पर टाइम पे प्रोग्रामिंग में यूज करते हैं। तो ये सबको हम लोग रखते हैं पंक्चुएटर कैटेगरी में। और ये जो पांचों चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ये सब एक कैटेगरी में आता है जिसको बोलते हैं कीवर्ड्स। ठीक है, तो मेन टॉपिक हमारा कीवर्ड्स था और उसके अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं। आगे की कहानी इसके बाद वाली वीडियो से स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।